दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को आप बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो। और चैप्टर जो ट्वेल्थ का जो चैप्टर है उसमें 11th का चैप्टर कितना काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी 11th की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसलिए अब ट्वेल्थ की केमिस्ट्री अच्छी हो ही नहीं सकती, और वो 11th को पूरा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 11th और 12th दोनों एक साथ में इसी साल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 12th का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको 11th का कितना पार्ट जो है वो जरूरी है। जैसे विलियन चैप्टर जो अपना है, इसमें 11th का आप लोगों को आना चाहिए। 11th से आप लोगों को मोलरता आनी चाहिए अच्छे से। मोलरता, मोललता, मोललता और मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ये जो तीनों चीजें जो सांद्रता की इकाइयां हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को सवाल जो है वो आने चाहिए। 11th के इससे रिलेटेड आप लोगों को सवाल आने चाहिए। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इससे रिलेटेड सवाल करो। पूरा मोल अवधारणा अगर आप रिवाइज करने बैठोगे तो आप लोग उसमें फंसे रहोगे, फिर वापस इस चैप्टर पे आ ही नहीं पाओगे। तो आप लोगों को ये तीन चीजें जो है वो आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा जब हम लोग विलियन के प्रकार पढ़ते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डेल्टा एच की जानकारी होनी चाहिए, डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए, और डेल्टा जी की जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आप लोगों को विद्युत रसायन में भी काम आएगी। तो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डेल्टा एच धनात्मक होता है तो उसका मतलब क्या है, डेल्टा एच ऋणात्मक होता है तो उसका मतलब क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन का सिग्निफिकेंस क्या है ना, एंट्रोपी में परिवर्तन का मतलब क्या है, डेल्टा जी से क्या मतलब है। थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करना है, फिर आप विलियन के चैप्टर में जो भी चीज पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठोस अवस्था बेटा 11th से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सिर्फ एक बार मूल अवधारणा का एक कंसेप्ट आप लोगों को लगेगा जब आप ठोस के घनत्व से रिलेटेड जब आप एक बात करोगे कि ठोस का घनत्व क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को बस एक चीज लगने वाली है कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। ये चीज लगने वाली है। उसके साथ में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ठोस अवस्था में बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारी गणित लगती है, तो बेटा ठोस अवस्था में आप अलग से घन के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए कि घन के कितने कोने होते हैं, घन के कितने फलक होते हैं, घन के कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, फलक विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घन का आयतन क्या होता है, घन के काय विकर्ण की लंबाई क्या होती है। आप छोटा सा वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, जो 9th और 10th में पढ़ाया जाता है कि घन से रिलेटेड सब कुछ एक बार के लिए आप देख लो। कोने कितने, घन की भुजाएं कितनी है, घन का आयतन, घन के फलक विकर्ण की लंबाई जो कि √2a होती है, घन के काय विकर्ण की लंबाई जो कि √3 होती है। ये आपको पहले से आना चाहिए। उसके अलावा ठोस अवस्था में सब कुछ नया है, आपको 11th का कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बात आते हैं विद्युत रसायन में। मैं ऐसे हर कोई चैप्टर में लिखूंगा, आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विद्युत रसायन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन में आप लोगों को क्यू के बारे में जानना होगा। क्यू, रिएक्शन कोशिएंट, अभिक्रिया भागफल, जो कि 11th के रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ाया गया है, क्यू। उसके अलावा डेल्टा जी का ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q, ये आप लोगों को नर्स समीकरण को डिराइव करने में ये वाला इक्वेशन जो है वो 11th का रासायनिक साम्य अवस्था में दे रखा है। ये आप लोगों को ये इक्वेशन काम में आएगा। उसके अलावा आयनिक से रिलेटेड आपको पीएच का फॉर्मूला, सिंपल पीएच का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको ये चीज पढ़नी चाहिए, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटीय क्या क्या होते हैं। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटीय, अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें आती है
तो इस चैप्टर में आप लोगों को उसके अलावा जो है वो नई चीजें पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ में रेडॉक्स में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कैसे पहचानते हैं, अपचयन कैसे पहचानते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अगर आप इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप पहले ये चीजें पढ़ लीजिए। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली, उसके बाद में आपने कहीं से भी YouTube पे अपने चैनल से कोई भी विद्युत रसायन का अगर आपने लेक्चर खोल के दिखा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सिर्फ आपको प्री रिक्विजिट जो सिर्फ है वो ये वाला पार्ट है, ये अपने को प्री रिक्विजिट है, ये आप लोगों को ये वाला पार्ट जो आप लोगों को आना चाहिए। ये 3 चैप्टर हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 और चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में बेटा आप लोगों को थोड़ा सा रस समीकरण मिति का ज्ञान होना चाहिए। रस समीकरण मिति बिल्कुल बेसिक, रस समीकरण मिति जो है वो बिल्कुल बेसिक ज्ञान होना चाहिए रस समीकरण मिति का। उसके साथ साथ में आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में e की पावर -x का ग्राफ, e की पावर -x का ग्राफ, उसके साथ साथ में बेटा y बराबर mx प्लस c के ग्राफ। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें आपने अलग से सीख ली तो उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप चाहे किसी भी टीचर के रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर देखोगे, आपको हर कोई टीचर का समझ में आएगा। कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, अगर आपको ये बेसिक चीजें आती है, रस समीकरण मिति, थोड़ा सा एकदम बीच, ऐसा कुछ नहीं कि रस समीकरण मिति में आप लोग वहां चलेगी सीमांत अभिकर्मक में चलेगी, नहीं, बिल्कुल बेसिक कि N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है तो N2 का 1 मोल जाएगा तो H2 के 3 मोल जाएंगे और NH3 के 2 मोल बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद में आता है पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में अगेन आप लोगों को एक बार डेल्टा H की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा G की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा S की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा H, डेल्टा G और डेल्टा H की 11th से जरूरत पड़ेगी। अगेन आप लोगों को y बराबर mx प्लस c जैसे ग्राफ की भी जरूरत पड़ने वाली है इसमें। और अपने को रस समीकरण मिति में भी आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए, लॉग के छोटे छोटे गुणधर्म, लॉग m इंटू एन को लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं, लॉग की लघु गुणक के गुणधर्म आपको पता होने चाहिए। लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 इनके मान, लॉग 10 इनके मान आप लोगों को पता होने चाहिए। ln x को log x में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप ये अलग से स्टडी करके वापस इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करोगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। ये प्री रिक्विजिट है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये अपने को हर चैप्टर से पहले अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस देखे। जैसे e की पावर -x का ग्राफ अपने दोस्त से सीख लिया स्कूल में, अपने टीचर से जाके पहले बात कर ली, e की पावर -x का ग्राफ बताओ, सरल रेखाओं के ग्राफ बताओ, कहीं से भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लिए। अपने आप लोगों ने अगर 9th और 10th भी डाउटनट से पढ़ा है तो आप वहां के लेक्चर्स देख सकते हो, या e की पावर -x से रिलेटेड जितने भी अपने ऐप पे जो वीडियोस है उन पे आप लोग ये वीडियोस देख के आप लोग यहाँ ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा समझने वाला था। जैसे अपना हो गया पीरियोडिक टेबल, हो गया केमिकल बॉन्डिंग, हो गया, बहुत ज्यादा समझने वाली बातें थी। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है 12th की केमिस्ट्री में। तो आप लोगों से मैं ये चाहता हूं कि उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ने से पहले आप सभी प्रकार की संकरण की बातें कर लो। सभी प्रकार का संकरण आपको आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग से। परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता होने चाहिए। धातु परमाणु क्रमांक एटलीस्ट 21 से लेके 30 तक के सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एकाकी युग्म कैसे अणु में पहचानते हैं, एकाकी युग्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एकाकी युग्म कितने होते हैं, किसी भी ऋणायन में, किसी भी उदासीन आयन में, किसी धनायन में भी हो सकता है। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं।
इस चैप्टर में आपको इतने प्री रिक्विजिट की जरूरत है। डी एंड एफ ब्लॉक और दोस्तों साथ में पी ब्लॉक और धातुओं के निष्कर्षण का जो प्रक्रम है, इन तीन चैप्टर्स को आप एक साथ कभी भी पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत करना। डी एंड एफ ब्लॉक में आप हमेशा इनऑर्गेनिक को 30 मिनट का टाइम दो। इसमें आप लंबा बैठ के 5 घंटे बैठ के आप इसको नहीं पढ़ सकते। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 5 घंटे लगातार आप पढ़ सकते हो, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको छोटे छोटे समय अंतराल हर दिन देना है। 30 मिनट जो है सबसे पहले सुबह उठते ही पढ़ लो। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो या पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो डी एंड एफ ब्लॉक की थियरी पढ़ो और बीच में जो बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं और साथ में बीच में जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज की सॉल्व्ड एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में, उनको समझने की कोशिश करो। एक दिन में पूरा चैप्टर करने की कोशिश मत करना। लगातार जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक 30-30 मिनट तैयारी करते रहो। 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। जब भी 2 मिनट का वक्त मिले, 3 मिनट का वक्त मिले, जो 30 मिनट में पढ़ा है वापस एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपने 30-30 मिनट लगातार 1 महीना दिया तो आप लोगों को इनऑर्गेनिक आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अगर आपने एक चैप्टर भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना तो उसके बाद में आगे वाले चैप्टर्स में आपका फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हर चैप्टर में आप लोगों को अप्लाई करनी है। और मैं ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी एक और ऐसा ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको इस चीज से हेल्प मिलने वाली है। मैं तो बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने इस पर फोकस किया तो आपकी 12th की केमिस्ट्री जो है अच्छी हो जाएगी। आपको 11th पूरा दोबारा से रिवाइज करके या अपने दिमाग में ये चीज नहीं रखना है कि 11th खराब गया इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो चीजें मैंने बताई है सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करके फिर 12th का चैप्टर जो है हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की जो बुक 2 है उसको कैसे पढ़ना है, उससे पढ़ने से पहले अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।